गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। जो कि हम कर चुके हैं शुरुआत। तो जो हमने पढ़ा था वो आपने नोट डाउन किया है। तो अभी आप मुझे एक बार रिकॉल कराएंगे हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था साइंस क्या है। बताएंगे साइंस क्या है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी प्रॉपर, वो बताइए क्या थी? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। क्या थी? सिस्टमैटिक एनीथिंग। वो हमारी साइंस थी। तो उनके फादर कौन थे? बोलिए बोलिए। अरिस्टोटल। हाँ, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि कहाँ से आया साइंस वर्ड, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से हुआ है? लेटिन लैंग्वेज से हुआ है। लेटिन लैंग्वेज में कौन सा वर्ड था जिससे हमने साइंस को डिराइव किया है? साइंस। क्या वर्ड था? साइंटिया। अब साइंटिया का मीनिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है। उसके बाद हमने साइंस को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब फिजिक्स थी, उसमें हम लाइट के बारे में, साउंड के बारे में, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो उनके फादर कौन थे? न्यूटन। हाँ, और दूसरे वाले मॉडर्न फिजिक्स वाले फादर? आइंस्टाइन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था केमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हम किसी भी मैटर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब उसके फादर हमने पढ़े थे कि केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटन वॉन लेवोइजर। कौन थे? हाँ, फिर हमने पढ़ा था बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो से पता चलता है कि बाई मतलब दो। बाई मतलब दो। ठीक है? अब दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दो चीज इसमें क्या क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग दो हो सकती है, या तो प्लांट हो सकते हैं या हमारे एनिमल्स हो सकते हैं। जो बायोलॉजी के फादर है वो हमारे एरिस्टोटल है। कौन है? जी। अब उसमें जो बायोलॉजी में जोलॉजी है, जोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? जू। जू से रिलेट करेंगे। जू में क्या देखते हैं? एनिमल्स। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स जो होती है आपकी जोलॉजी में होती है। और उनके फादर कौन है? एरिस्टोटल। ठीक है। और फिर दूसरा है हमारा प्लांट। प्लांट मतलब फाइटोलॉजी, या फिर इसी को बोलते हैं हम बोटनी। ठीक है। बोटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। उनके फादर कौन थे? थियोफेरेस्टस। देखो, एरिस्टोटल साइंस, साइंस से क्या आई? बायोलॉजी। बायोलॉजी से क्या आई? जोलॉजी। तो इन तीन के जो फादर हैं, तीनों के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। प्लांट वाले के फादर कौन है? थियोफेरेस्टस हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन है? एंटन वॉन लेवोइजर हैं। और आपके फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो आपके आइंस्टाइन है। आइंस्टीन जिसे बोलते हैं, आइंस्टाइन बोलो या आइंस्टीन बोलो, आइंस्टीन सही प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। वो है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमारा चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो थी सेल। सेल क्या होती है? हम्म।
उसके दो टाइप बता रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब उसमें हमने पढ़ा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि सेल, इसे हम सेल बोल सकते हैं। तो वो फीचर क्या क्या थी, पहली फीचर क्या थी कि डीएनए जो है, हाँ मेम्ब्रेन मिलेगी और डीएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी उनकी, पहली प्रॉपर्टी थी कि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी थी डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होगा उनका, जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी मेटाबॉलिज्म की। अब मेटाबॉलिज्म मैंने क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म आपका होता है जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके जिसके प्रति हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि हम स्माइल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। हम हमें भूख लगती है उसके लिए भी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम रो रहे हैं, हमारा पढ़ने का मन है, नहीं पढ़ने का मन है, तो सब में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और जितनी भी सर्कुलेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ये सारी एक्टिविटीज कराने के लिए केमिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, किसके अंडर आती है, मेटाबॉलिज्म के अंडर आती है। फिर हमने दो टाइप पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो थे हमारे जिसमें एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है। अब एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है तो उसी सिंगल सेल को सभी काम करने हैं, चाहे उसका डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, या फिर नर्वस सिस्टम हुआ, सारा काम उसी एक सेल को करना है। तो सभी काम एक सेल को करना है तो उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, कि काम का कोई बंटवारा नहीं है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर फैमिली में एक इंसान है और बहुत सारे काम है तो वो सारे काम उसी मेंबर को करने पड़ेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल है तो हम काम का बंटवारा भी कर सकते हैं, है ना। मोर देन वन सेल एक ऑर्गेनिज्म को बनाती है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा, हर एक टाइप की सेल अपने काम में स्पेशलाइज्ड होंगी। जैसे कि सर्कुलेशन वाली सेल है, वर्ल्ड ब्लड जो होता है आपका, उसको पंप करने के लिए हार्ट काम करता है अपना। हार्ट जो होता है उसकी जो सेल है वो अलग होंगी। जबकि किडनी की बात करें, जो यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है, वो क्या है, उसकी सेल का टाइप अलग होगा, और मतलब वो काम करने का तरीका भी अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है। यही पढ़ा था हमने। उसके आगे हमने कंटिन्यू करना था। और एग्जाम्पल की बात करें, लाइफ स्पैन जो यूनिसेलुलर का क्या है, कम होता है, और मल्टी सेलुलर का काम, हाँ लाइफ स्पैन मल्टी सेलुलर का ज्यादा होता है, क्योंकि एक दो सेल मर गई तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। लेकिन यूनिसेलुलर है, किसी ट्रेजेडी की वजह से अगर वो सेल मर गई तो ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेगा हमारा, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, आपका यूनिसेलुलर में अमीबा आ गया, पैरामीटर आ गया, जुगलेना आ गया। और जबकि मल्टी सेलुलर में बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, डॉग है, एलिफेंट है और कैट है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था, जस्ट हमने रिवाइज किया है। अब हमने आगे शुरू करना है, आगे शुरू करते हैं। तो सेल के बारे में जानेंगे। सेल की डिस्कवरी किन्होंने की, रॉबर्ट हुक ने। 1665 में। इन्होंने क्या किया था, जब ये अपनी सेल के एक स्लाइस ली इन्होंने कॉर्क की, जैसे प्लांट होता है ना, ट्री होता है ना आपका, ट्री, उसके बाहर आप देखते हो स्टेम पे बहुत मोटी सी थिक सी लेयर होती है, ठीक है। उसको उतार के वो कुछ डिस्कवरी कर रहे थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक अपना अपना क्या कर रखा था, माइक्रोस्कोप डिजाइन कर रखा था। अब उस माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी वो डिस्कवरी करते थे उसको स्टडी करते रहते थे। जैसे ही वो एक कोर्क की स्लाइस होती है, मतलब कोर्क का टुकड़ा होता है, कोर्क समझ पा रहे हैं ना आप, मैं किससे बोल रही हूँ, हाँ। तो उस कोर्क को स्टडी कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने सेल को देखा कि ये सेल है। लेकिन सेल देखा, हाँ,
तो उन्होंने सेल को तो देखा, लेकिन उसको उसके अंदर का जो मटेरियल है उसको वो देख नहीं पाए, क्योंकि उनका सेल्फ डिजाइन लाइट माइक्रोस्कोप था, बहुत ही प्रिमिटिव जो माइक्रोस्कोप था, प्रिमिटिव जो पुराना वाला माइक्रोस्कोप था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो उनकी सेल होती है, उन्होंने देखा कि ये तो किस जैसी लग रही है हमें, हनीकॉम्ब जैसी लग रही है। हनीकॉम्ब देखा है आपने, जहां पे शहद लगता है, शहद देखा है, गांव में गए हो कभी, टीवी में देखा होगा, तो वो कुछ ऐसा सा नजर आता है आपको, ऐसे से बॉक्स बने होते हैं उसमें, इस तरीके के कुछ बॉक्स से बने होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, आपका शहद भरा होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके के बॉक्सेस को कंपेयर किया कि ये तो क्या है, सेल है। हाँ, मतलब स्मॉल बॉक्स, स्मॉल रूम बोल सकते हैं, बॉक्स नहीं, स्मॉल रूम। और ये जो सेल है ना, लेटिन वर्ड है, क्या है, लेटिन, जैसा कि हमें पता है साइंस में मोस्टली वर्ड आपके लेटिन से लिए गए हैं, स्मॉल रूम्स। इसको कंपेयर किससे किया, इन लेट सेल को जो है कंपेयर किससे किया, हनी कॉम से, इसे हम मान सकते हैं हनी कॉम, जहां पे जो है मधुमक्खी अपने शहद को स्टोर करती है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, जो उसका घर होता है मधुमक्खी का, वही है ये। ठीक है, उससे उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया, और सेल का लेटिन, लेटिन में क्या बोला गया, सेल, और उस सेल का इंग्लिश में मतलब देखे तो क्या होता है, स्मॉल रूम्स। ठीक है, उसी को इन्होंने क्या बोला, सेल बोला। तो इन्होंने क्या देखा कि बाहर से तो देख लिया, लेकिन इसके अंदर क्या है, जैसे हमें पता है इसके अंदर शहद होता है, हनीकॉम्ब के अंदर क्या होता है, शहद होता है, हनी होता है। तो उन्होंने हनीकॉम्ब को तो देखा, हनीकॉम्ब को तो देख लिया, लेकिन उनके उसके अंदर क्या चीज है वो पता नहीं कर पाए। मतलब कि उन्होंने सेल तो देखा कि ऐसे ऐसे सेल होते हैं, लेकिन इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है वो सब नहीं देख सकते, क्योंकि सेल जो होता है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है, हम अपनी नेकेड आई से उसे देख भी नहीं सकते। तो उनका जो माइक्रोस्कोप था प्रिमिटिव वाला था, प्रिमिटिव वाला था, तो वो इतने अच्छे से उन चीजों को नहीं देख सकते थे। तो इसकी जो डिस्कवरी हो गई उस वक्त, ये कब, 1665 में। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या था बुक का नाम, माइक्रोग्राफिया। ये बुक कब आई, 1665 में। तो इधर है ना, इस बुक में इसी के बारे में, सेल के बारे में बताया गया है। देखो मैं उनका दिखाती हूँ आपको, माइक्रोस्कोप भी दिखाती हूँ, कौन सा माइक्रोस्कोप वो उन्होंने यूज किया था। और देखो ये उनका माइक्रोस्कोप है, ये बहुत प्रिमिटिव वाला माइक्रोस्कोप है। इसमें ये तो इन्होंने फिर भी कलर्ड कर रखा है। आप जो ओरिजिनल फोटो देखोगे ना, उसमें तो आपको इतना ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, गूगल करके देखना आप। ये इधर से क्या है, आई पीस है, यहां से उन्होंने देखा, और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना आप, इधर स्पेसिमेन होल्डर है। स्पेसिमेन होल्डर पे क्या होता है, हम अपने स्पेसिमेन को रखते हैं, मतलब जो वो उन्होंने स्लाइस ली हुई थी ना कॉर्क की, उसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा और देखा, और यहाँ से क्या है, ये ऑयल लैंप है, ये क्या है आपका ऑयल लैंप है, ये वाटर फ्लास्क है, जहां से पानी की ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना, पानी के लिए यूज किया गया था। और यहाँ से क्या है, लाइट से ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे लाइट आएगी इससे, और यहाँ पे लाइट की वजह से आई पीस में हम थोड़ा अच्छे से इसे देख पाएंगे, यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे। ये रॉबर्ट हुक ने अपना सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप क्या किया था, यूज किया था। अब कोर्क सेल जो थी, कोर्क सेल कौन सी थी वो भी दिखा देती हूँ आपको। अ, अ, ये रहा, ये देखो, ये उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो ये हनी कोम्ब है, क्या है आपका, हनी कोम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। तो इसको बहुत मैग्नीफाई करके जब देखा पास से, तो ये इस तरीके का दिखता है, इसके अंदर हनी भरा हुआ है, राइट। और ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए, लिटिल रूम्स बने हुए, जिनको सेल बोला गया। और यहाँ पे इसको, ये तो कंपैरिजन किया गया था, लेकिन ओरिजिनली क्या था, ये एक ट्री था, ट्री से जो ये इसकी दिख रही है ना आपको कॉर्क, ये उतर रही है ना, ये क्या होती है, कॉर्क, इसी की स्टडी वो कर रहे थे। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा तो इस तरीके का क्या है,
नजर आ रहा था। इसमें आपको सेल के अंदर बहुत कुछ नजर नहीं आ रहा, पर ये पता चल रहा है कि सेल है। ठीक है, तो उन्होंने सेल के बारे में बताया था। अब आगे बताती हूं मैं आपको। इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए। दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम क्या था? एंटन वॉन लेवोइजर। ये तो इन्होंने बता दिया। फिर आए एंटन वॉन लेवोइजर। एंटन एंटोन वॉन लेवोइजर। एंटन वॉन लेवोइजर आए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने, ये तो इंटेक्ट सेल थी कि बहुत सारी सेल आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है, बहुत सारी सेल, सॉरी, एंटन वॉन लेवोइजर तो क्या थे? हमारे केमिस्ट्री के फादर थे। एंटन वॉन लेवोइजर क्या थे? केमिस्ट्री के फादर थे। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल पढ़ रहे हैं। सेल किस में होती है आपकी? बायोलॉजी में होती है। तो यहाँ पे कौन आएंगे? थोड़े नेम कंफ्यूजिंग है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। ये कौन है? लिविन होक। एंटन वॉन लिविन होक। और वो केमिस्ट्री के फादर हमने क्या कौन पढ़े थे? लेवोइजर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है? एंटन वॉन लिविन हुक। और लेवोइजर कौन थे? केमिस्ट्री के फादर थे। इन्होंने फ्री फ्री सेल जो होती है, फ्री सेल फर्स्ट टाइम देखी। फ्री सेल मतलब जो कि सिंगल सेल थी, एक ही सेल थी, जो कि किसकी थी? बैक्टीरिया की थी। किसकी थी? बैक्टीरिया की थी। उसके बाद हमारे आए रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड नंबर पे कौन आए? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया भाई? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि सेल के अंदर क्या होता, प्लांट सेल में इन्होंने डिस्कवर किया। प्लांट सेल में इन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल। ही नेम्ड, इन्होंने जो इसको है ना, न्यूक्लियस को नाम दिया। नेम्ड बाय कौन? रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन ने ही इसको नाम दिया। एक चीज बताइए, आपको कोई सडनली कोई चीज मिल जाती है। सडनली आपको क्या है? कोई चीज मिल जाती है, तो क्या आपको उसका नाम पता चल जाता है एकदम से कि यह क्या चीज है? हाँ, जानी पहचानी होगी तो आप बता दोगे, वो तो आपने देखी हुई है। लेकिन अगर जानी पहचानी नहीं हुई तो क्या आप बता पाएंगे कि ये क्या चीज है? तो पहले जब हम डिस्कवरी करते हैं तो उसका नाम नहीं पता होता हमें। हमने डिस्कवरी तो कर ली, लेकिन कई बार क्या होता है, उसका नाम बाद में चेंज भी हो जाता है, और या फिर रखा ही बाद में जाता है नाम। जैसे कि नया नया बेबी आता है किसी के घर में, तो स्टार्टिंग में तो उसका नाम नहीं रखते कुछ भी। हम उसे बस बोलते कि बेबी है, लेकिन उसका नाम बाद में करते हैं। तो इन्होंने न्यूक्लियस को नाम भी दिया और ये भी बताया कि न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। किन्होंने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आपका जेई पुरकेंजी। जे ई पुरकेंजी। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग मटेरियल। क्या है? लिविंग मटेरियल है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई? नई नई टर्म है, एकदम पता नहीं चल रहा हमें तो। ये जैसे कि क्या है? सेल है आपकी। क्या है? सेल है। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है और यहाँ पे भी कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन दोनों को अगर मिला के बात करें,
इसको और इसको मिला के बोले तो इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो इन्होंने बताया जो भी लिविंग सेल होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, आपका प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तभी हम मानते हैं कि कोई भी सेल लिविंग है, तभी उसमें लिविंग होने की प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, हैकल। कौन आते हैं, हैकल। हैकल ने क्या बताया भाई, इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Nucleus, nucleus is responsible for inheritance of character, inheritance of character। अब इस बात का क्या मतलब है, जैसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल आपको पता है डीएनए होता है, राइट। अब जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और वही न्यूक्लियस क्या है, हेरिडिटी देता है। हेरिडिटी का मतलब होता है जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स के फीचर्स हैं, हमारी नोज है डैड जैसी दिखती है, चिक्स है मोम जैसे दिखते हैं, फोरहेड है डैड जैसा दादू जैसा दिखता है, और ईयर्स है नानू जैसे दिखते हैं। मान लो किसी भी जैसे दिखते हैं हमारे पेरेंट्स जैसे, वो हमें हमारे ऐसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से हेरिडिटी कैरेक्टर हमारे अंदर आ गए हैं। जैसे नानू और दादू से क्या है, मम्मा में आए, और किन में आए, डैडा में आए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे अंदर आए वो। ठीक है, तो ये क्या है, इनहेरिटेंस बोलते हैं इसे। तो न्यूक्लियस से क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए। समझ आया आपको, कुछ पूछना है यहां तक, पक्की बात। उसके बाद और भी साइंटिस्ट आते हैं, नोट डाउन कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट डाउन भी करते हैं। चलो मेरे को नोट्स दिखाना एक बार। मतलब जंग के मैदान में बिना हथियारों के उतर जाते हैं? कॉपी को साथ में लेके बैठा करो। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जैकोब। क्या नाम है, जैकोब। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्लांट है, प्लांट्स के अंदर क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। फिर एक और साइंटिस्ट थे, पहले इन्होंने बताया किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में बताया। जनरली हमारी जितनी भी स्टडी हुई है ना सेल के बारे में, वो प्लांट पे ही पहले हुई है। ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, क्या है ये, सचवान नहीं है, ये स्वान है। क्या है, स्वान। इनका सरनेम क्या है, स्वान है। थियोडोर इनका नाम है, क्या है, थियोडोर इनका नाम है, थियोडोर स्वान। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल, कि प्लांट हो या फिर एनिमल हो, वो किससे बने हैं, सेल से। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हाँ जी, कंसिस्ट ऑफ सेल। ठीक है, इन्होंने तो इतनी बात बता दी, लेकिन इनसे आगे एक और साइंटिस्ट आए, इन दोनों के स्टडी को उन्होंने भी रेफर किया, और आगे जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे, आर विर चौ। क्या थे, आर विर विर चौ। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कवरी दी। इन्होंने डिस्कवरी दी 1855 में। कब दी, 1855 में। और सेल की सबसे पहले बात होने कब लगी थी, 1665 में। सबसे पहले कब की थी, 1665 में। किन्होंने की थी,
रॉबर्ट हुक। हाँ 1665 में की थी। अब हम आ गए 1855 में। कितने ईयर्स हो गए? हाँ हाँ करो करो जल्दी से करो। 1665 से शुरू हुआ, फिर कब क्या आ गया हमारा? 1765 आ गया, कितने हो गए? 100 ईयर्स तो ये हो गए। 1865 होता तो कितने हो जाते? 200 हो जाते। लेकिन कितना है? 55 है। तो कितना आएगा? वन, सॉरी 90 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 190 आ जाएगा। इतने साल के बाद कुछ काम की एक बात निकली। इतने सालों बाद क्या आई? एक काम की बात आई। वो क्या कहलाई? सेल थ्योरी। क्या कहलाई? सेल थ्योरी। थ्योरी बोलो, थ्योरी बोलो, थ्योरी बोलो, जो भी बोलना है आपको, जो प्रोनाउंसिएशन सुटेबल लगती है वो बोलिए। ठीक है। इतने सालों के बाद ये डिस्कवरी हुई और क्या आई? हमारी सेल थ्योरी आई। इससे हमें क्या पता चला? इसमें बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहली बात क्या हुई? इसमें बताया गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। हाँ, हम क्या है? यूनिसेलुलर है या फिर हम मल्टी सेलुलर है? लेकिन जब हमारी शुरुआत हुई थी, सबसे पहले जब हमारी नींव रखी गई थी, जब ये डिसाइड हुआ था कि जो क्या नाम है आपका, कुसुम है, ये कुसुम बनेगी। ठीक है। तो वो कुसुम बनेगी तो पहले वो क्या थी? एक सिंगल सेल थी। ठीक है। कुसुम को बनने के लिए पहले एक सेल बनना पड़ा था। एक सेल से डिवाइड होके बहुत सारी सेल बन गई। तो क्या बन गई? मल्टी सेलुलर बन गई कुसुम। ठीक है। तो इससे क्या बताया इन्होंने? एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। कि हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सिंगल सेल से शुरू करता है। चाहे इसमें कोई भी प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, या कोई भी, चाहे यूनिसेलुलर तो यूनिसेलुलर है ही भाई, उनकी तो पूरी लाइफ ही एक सेल में चली जाती है। मल्टी सेलुलर है तो उनकी भी शुरुआत एक ही सेल से हुई। इज देयर एनी डाउट? ओके। तो अगला पॉइंट क्या है? इन्होंने बताया ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है? कि प्री एग्जिस्टिंग, प्री मतलब क्या होता है? पहले से। प्री क्या होता है? पहले से। एग्जिस्ट मतलब जो सेल प्रेजेंट है, जो सेल प्रेजेंट है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपके घर में कभी भी आपने देखा कोई भी इंसेक्ट एकदम से आ गया हो? ऐसे ही कोई मेंबर आ गया हो एकदम से? मेंबर इन द सेंस ये नहीं है कि मेहमानों की बात नहीं कर रहे। वो भी पहले तो कहीं तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना। तो मतलब कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि एकदम से कहीं से कोई चीज टपक के आ जाए। क्या होता है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स से आए, हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से आए थे, है ना? तो हर एक का क्या है? ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कि मान लो जो अब मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप क्या थे? सिंगल सेल थे। ठीक है। अब मल्टी सेलुलर बन गए। अगर वो पहले एक सेल ना होती तो क्या कुसुम आज बन पाती? नहीं बन पाती। लेकिन वो एक सेल जो आई, वो भी तो पहले कहीं से आई, हमारे पेरेंट से आई। मतलब कि कोई भी सेल हमेशा पहली वाली सेल से ही आती है। ऐसी सेल के पास कोई पावर नहीं है कि एकदम से जादू मंत्र किया और सेल प्रकट हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद और पॉइंट क्या होता है? हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होती है। क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर
कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल मटेरियल। सेल का मटेरियल जो उसके अंदर चीजें प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज हो सकते हैं, कुछ सिक्रीशंस हो सकते हैं, तो वो सब उनसे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। कोई भी अगर सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी सेल प्रेजेंट होगी। सेल के अंदर काम करने के लिए बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। चाहे आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें भी क्या होगी, सेल प्रेजेंट होगी और उसके अंदर कुछ और भी मटेरियल प्रेजेंट होगा। फिर क्या एक और पॉइंट आता है, ऑल सेल परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। क्या है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपको पता ही है कि जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। और एक टर्म यहाँ पे है ना, आपको प्री एग्जिस्टिंग के साथ यहाँ पे डी नोवो भी मिल सकती है, डी नोवो, या फिर स्पॉन्टेनियसली। दिख तो रहा है ना, स्पॉन्टेनियसली। कई बार स्पेलिंग का थोड़ा एरर हो जाता है, बोर्ड पे पता नहीं चलता है, तो एक बार आप स्पेलिंग्स को थोड़ा रेफर कर लिया करो, ठीक है। और किसी में कोई डाउट लगे कि ये है या ये है तो दोबारा पूछ लिया करो। SPONTANE, ये स्पॉन्टेनियस वाली जैसे गलत लिख दी है मैंने, इसको क्या लिखेंगे, SPONTANEOUSLY। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली की ये स्पेलिंग होती है। और डी नोवो भी वर्ड आपको मिल सकता है, तो इसका मतलब ये होता है एकदम से कोई मतलब उसका पहले एग्जिस्टेंस ना हो और एकदम से प्रकट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। तो डी नोवो टर्म देख के कोई घबरा नहीं जाना है कि क्या पता नहीं क्या टर्म आ गई है ये, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी सेल थ्योरी थी। क्या थी, सेल थ्योरी थी। पहली बात क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल, की हर ऑर्गेनिज्म एक सेल से अपनी लाइफ की शुरुआत करता है। दूसरी बात, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही कोई सेल आती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है, हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से बना होता है। और क्या होता है, सेल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। और फोर्थ बात क्या है कि हर एक सेल क्या है, मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को हाँ फॉलो करती है, कि हर एक सेल में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसे हो रहा है ना, अब डार्क हो जा रहा है। चलो ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सेल को देखने के लिए क्या चीज का यूज हुआ था। कहाँ पे हाँ बिल्कुल, वही जानना चाह रही हूँ मैं, किस चीज का यूज हुआ, माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अब एक तो होता है लाइट माइक्रोस्कोप। क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इधर क्या होता है, लेंस का यूज होता है, सिंपली यूज ऑफ ग्लास लेंस। ठीक है, लेंसेज और बहुत सारे लेंस भी होते हैं कि इसके मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है कि जैसे जनरली आपको तीन लेंस मिलते हैं यहाँ पे, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, तो उसको हम रोटेट रोटेट करके एडजस्ट कर लेते हैं कि कितनी मैग्निफिकेशन पे हमें देखना है। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन ये होती है कि जैसे ये दो मार्कर है, क्या है, दो मार्कर है। अब ये दो मार्कर कितने पास में प्रेजेंट है, उसको मैग्नीफाई हम लेंस को एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि उससे जैसे थोड़ी सी दूरी है ना, वो भी पता चल जाती है कि कितनी दूरी पे ये प्रेजेंट है, कितना
अच्छे से कोई लेंस उसे दिखा सकता है, वो क्या कहलाती है, मैग्निफिकेशन पावर कहलाती है। ठीक है, समझ पाए मेरी बात? जैसे कि मान लो एक लेंस है, ये इतना पास में प्रेजेंट है, ठीक है, पास में तो इतना ही प्रेजेंट है, लेकिन एक लेंस में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इतनी दूरी दिखाई दे रही है, तो मतलब इसकी मैग्निफिकेशन इतनी है। लेकिन दूसरे लेंस में जब हमने देखने की कोशिश की तो इतनी दूरी दिखा रहा है इन दोनों के बीच में, तो उसने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट तो ये इतनी ही पास में थे। लेंस से क्या करते हैं, जैसे कि हम ग्लासेस लगाते हैं, हमें कोई चीज दिख नहीं रही होती है ना, तो क्या करते हैं हम ग्लासेस लगाते हैं जिससे कि हमें वर्ड्स के बीच में जितना स्पेस होता है वो प्रॉपर दिखने लग जाता है। और एक्स्ट्रा जो मैग्निफिकेशन वाले हम माइक्रोस्कोप में लेंस यूज करते हैं वो ज्यादा हाई पावर के होते हैं, जैसे जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको भी थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, मतलब कि मैग्नीफाई करके दिखा देते हैं। दूसरा हमारा जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या यूज करते हैं, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी भाई, इसको सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट, यूज बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट फॉर इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन का मतलब समझते हैं, इल्यूमिनेशन होता है मतलब कि अच्छे से चमकना, चमकना कह सकते हैं, मतलब कि जिससे कि जैसे कि मान लो अगर मैं ये लाइट ऑफ कर दूं तो क्या आपको मैं नजर आऊंगी, तो लाइट का सोर्स जो होता है यहाँ पे क्या होता है, लाइट होती है, मतलब कि जिससे कि हम किसी चीज को देख पाए, वो चीज हमें विजिबल हो पाए, मतलब कि ग्लो करना कह सकते हैं, जिससे कि हम हमें दिख पाए। ठीक है, प्रॉपर वर्ड मैं हिंदी का नहीं बता पा रही इसके लिए क्या होगा, लेकिन अगर हम लाइट नहीं देंगे, लाइट नहीं देंगे तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट हमने देखना है वो हमें दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट यानी कि जो सेल हुई या फिर जिसको भी हम देखना चाह रहे हैं उस पे, वो हमें लाइट के बिना दिखाई नहीं देगा। तो लाइट का सोर्स जो है होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या यूज करेंगे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, किसके बजाय, लाइट के बजाय, क्या यूज करेंगे लाइट की जगह पे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने, ठीक है, वो यूज करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, इंटरनल वैक्यूम बोल सकते हैं, इंटरनल इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे वैक्यूम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या है, वैक्यूम इज रिक्वायर्ड। अब वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम होता है, देखो हमारे एटमॉस्फेयर में चाहे हम अपने घर में कितनी भी सफाई कर लें, कितना भी सैनिटाइजर लगा लें या कुछ भी लगा लें, ठीक है, स्प्रे कर लिया, लेकिन इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स तो हमें हमेशा प्रेजेंट होंगे, है ना, तो वो क्या है, हमारी वैक्यूम की कंडीशन नहीं होती। तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है, वहां पे वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, यहाँ पे वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि एटमोस्फेयर में आपको कोई भी पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तभी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं ये। देखिए, ये आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, जैसे कि हमने क्या बोला हुआ, लाइट माइक्रोस्कोप, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। देखो आप यूज करते हो किसी चीज को तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है, आपके पेपर में तो नहीं आएगा, आपसे नहीं पूछेगा कोई किस पार्ट को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, लेकिन इन फ्यूचर मान लो आप टीचर ही बन जाते हो या फिर आपसे कोई आपका जूनियर बच्चा है वो पूछ ले कि ये क्या है दीदी या मैम जो भी है,
पूछ ले तो आप अगर नहीं जानते होगे तो उसे कैसे बता पाओगे, इसलिए हमें इनके पार्ट्स जानने जरूरी है। तो ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ये आई पीस होता है, यहां से हम चीज को देखते हैं, ठीक है। आई पीस है जो कि हमारी आंखों के पास होता है, इसे ओक्यूलर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर ये नीचे आप जो देख रहे हैं ये 3 लेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव क्यों बोला भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट के पास वाला क्या होगा आपका, ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पेसिमेन होगा, स्पेसिमेन किसे बोलते हैं, जिस चीज को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। और इसके नीचे क्या है, आपकी स्टेज है, स्टेज पे हम क्या रखते हैं, आपका स्पेसिमेन रखते हैं, जो ये दिख रही है ना आपको रेक्टेंगुलर, ये क्या है, आपकी स्टेज है, जिसके ऊपर हम क्या रखते हैं, अपना स्पेसिमेन रखते हैं। और इसके ऊपर आपको क्लिप नजर आ रही है, इस ये क्लिप क्या है, उसे पकड़ने का काम करती है, ताकि वो इधर उधर ना दौड़े। फिर इधर आप देखते हैं लाइट बल्ब है, लाइट बल्ब है, ये थोड़ा एडवांस वाला है, लेकिन इससे पहले जो होता था ना, यहाँ पे लाइट का बल्ब नहीं लगा होता था, ठीक है। लाइट का जैसे यहाँ पे सनलाइट है या फिर कोई और बाहर से बल्ब है, तो यहाँ पे एक लेंस लगा होता था, उस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता था कि यहाँ पे लाइट आए और रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाए, ताकि हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो दिखाई दे जाए। हाँ, और एक फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये फाइन फोकसिंग है, इसे थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट करना होता है, हम वो करते हैं, ठीक है। एक तो ये है हमारा, और दूसरा हमारा मैं दिखाती हूँ आपको, और भी होते हैं इसी टाइप से, ये वाला, ये थोड़ा और भी सिंपल है, बिल्कुल जो आपकी लैब में मिलेगा ना आपको स्कूल में, वो यही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका आई पीस है ऊपर, ये बॉडी ट्यूब है, फिर ये आपका नोज पीस बोल देते हैं, मतलब ये माइक्रोस्कोप का नोज हो गया, एक तरीके से मिडल से में आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। ये स्टेज क्लिप है जो इसको होल्ड करके रखती है, डायफ्राम है, नीचे क्या है, ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइट है, या फिर जो मिरर होता है वो मिलेगा आपको, ठीक है। ये मेन पार्ट होते हैं जो इसके याद रखने चाहिए, ये आपका आर्म है, ये स्टेज है, ये एडजस्टमेंट के लिए, ऊपर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये दाएं बाएं के लिए है, ये ऊपर नीचे के लिए है, ठीक है। तो उससे हम क्या कर लेते हैं, इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप था। और उसके बाद आपका क्या आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपका कैसा होगा, क्या, हाँ लाइट माइक्रोस्कोप है, दोनों मतलब टाइप होते हैं ना, अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं आपके, है ना। ये आपका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या है, देखो एकदम बंद टाइप से दिख रहा है आपको, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, आपके स्पेसिमेन को रखते हैं और एकदम वैक्यूम बना दिया जाता है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकल ना जा सके, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का हम इसमें भरपूर यूज करते हैं, ओके, ठीक है। ये तो आपने जान लिया, अब आपको कुछ एक्टिविटी आती है स्कूल में, टाइम क्या हो गया, तो कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी लीजिए, ले लिया। फिर आपकी एक एक्टिविटी आती है बहुत ही कॉमन, जो आपका एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम, वो है, उसमें क्या करेंगे, अनियन देखिए आपने, क्या करते हैं उसका, काट के खाते हैं, अच्छा, अब हमें खानी नहीं है वो, उसका हम कुछ और करेंगे, ठीक है। ये तो काम, खाने का तो काम आप करते ही आ रहे हैं, हम उसे क्या करेंगे, जैसे अनियन बल्ब जो होता है ना हमारा, उसको काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद उसकी एक सरफेस को लेंगे, मतलब जो एक स्लाइस होती है ना, एक स्लाइस, उसकी एक कवरिंग, क्योंकि एक एक कवरिंग करके बहुत सारी कवर होती है ना। तो उसकी एक कवरिंग को लेंगे, छोटे से पीस को, उसको भी पहले हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया अनियन को, उसमें से एक पार्ट में से एक कवर को उतारेंगे, ठीक है। वो कवर उतारने के बाद आप देखेंगे उस पे एक पतली सी लेयर होती है, क्या होती है, पतली सी लेयर होती है व्हाइट कलर की,
देखिए। हाँ, तो उसी से हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। बाकी को आप खाने में यूज कर लेना, ठीक है। हम अनियन को वेस्ट तो नहीं करेंगे, यूज कर लेंगे। ओके। तो हम क्या करते हैं, हमने वो लिया। अब उसको उस पे हमने एक्सपेरिमेंट करना है। तो हमने बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी हमें, तो उन सब चीजों को हम लेंगे। क्या? अच्छा। अब अभी भी ऐसे अभी भी ब्लड आ रहा है? ये नेटवर्क के इश्यू की वजह से हो रहा है शायद। अब बताइए। अब सही है। तो इसमें क्या है, एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम सेल को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होती है। इसमें क्या होती है, एम लिखते हैं सबसे पहले। जब भी हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसमें पहले क्या लिखेंगे, एम। ठीक है। एम में क्या आएगा हमारा, टेम्पररी टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर टेम्पररी माउंटिंग ऑफ अनियन पील। जो हमने उतारी ना व्हाइट इसकी, वो क्या है, पील है अनियन की। ठीक है। टेम्पररी क्यों बोला था, क्योंकि हम इसे बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। हम इसे तुरंत यूज करेंगे और उसे वॉश आउट कर देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट में क्या लिखते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है। मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे। देखो ये जो आपका होता है ना, 100 मार्क्स का पेपर जो होता है उसमें से 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो उसी में ये इंक्लूड होता है। बोर्ड के एग्जाम में भी एक छोटा एमसीक्यू तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, या फिर वाइवा में भी इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, क्योंकि स्कूल तो आपके लग नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इस मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होएगी, एक डाइसेक्टिंग नीडल होती है, डाइसेक्टिंग नीडल, एक लंबी सी नीडल। हाँ वही। तो फिर एक होता है वॉच ग्लास। क्या होता है, वॉच ग्लास। इसमें क्या होता है, पानी भर के रख सकते हैं, छोटी सी ऐसे वेसल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास का बना होता है, इसमें हम पानी भर के रख सकते हैं। फिर हमें माइक्रोस्कोप भी चाहिए, माइक्रोस्कोप भी चाहिए, अनियन बल्ब भी चाहिए, अनियन बल्ब भी चाहिए। हमें स्लाइड चाहिए। क्या चाहिए, ग्लास की स्लाइड। स्लाइड समझते हो? हाँ। देखो अभी दिखाऊंगी कैसी होती है। इस तरीके की एक स्लिप सी होती है जो कि कांच की बनी होती है। ये समझ लो कांच का एक छोटा सा इस तरीके का टुकड़ा है। ठीक है। हाँ, वो भी चाहिए होता है। फिर आयोडीन चाहिए हमें, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है। और कवर स्लिप। क्या चाहिए, कवर स्लिप। इसको कवर करने के लिए ग्लास स्लाइड लेंगे, उसपे हम अपना मटेरियल रखेंगे और उसको कवर करने के लिए एक छोटी सी कवर स्लिप होती है। ठीक है। तो वो यूज करेंगे हम। अब इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, क्या करेंगे प्रोसीजर। देखो मैं आपको ओरली बता दूं तो क्या आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं? नहीं लिख पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिखवाऊं यहाँ पे, तभी आप लिख पाएंगे। हाँ बड़ा तो है।
लेकिन चीजें समझ में आ जाएं, अगर आप उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं तो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, फिर तो बिल्कुल आसान है। अच्छा, चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसको, उसकी जो थियरी मतलब कि रिटर्न पार्ट है, मैं आपको नोट्स सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। ऐप में ही आपको एक नोट्स का सेक्शन है, वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। हमने क्या किया, आयरन बल्ब लिया, उससे क्या किया, पिल रिमूव की। एक हम यहाँ पे फोर्सेप भी यूज करते हैं, फोर्सेप समझते हो? फोर्सेप जिससे क्या होते हैं, जो फोक जैसे जो आपका चिमटा होता है ना, रोटियां बनाते हैं, उसी का छोटा सा रूप होता है ना, जिससे हम उसे पकड़ के निकाल सकते हैं। वो हमने निकाल ली। वॉच ग्लास में हमने क्या डाला था, पानी डाला था। ठीक है। अब उस पानी वाले उसमें क्या डाल देंगे, अपनी आयरन ऑनियन की पील को डाल देंगे। ठीक है, कुछ कुछ टाइम तक वहीं पे रहने देंगे, फिर हम अपनी स्लाइड लेंगे। क्या लेंगे, स्लाइड, जो एक शेप में थी ना, रेक्टेंगुलर शेप वाली ग्लास की स्लाइड थी, उसे लेंगे और उसे है ना हम साइड से पकड़ेंगे। देखो जैसे कि मान लो ये स्लाइड है, अभी मेरे पास है नहीं, ऊपर रखी है, लाना भूल गई, मैं आपको कल दिखाऊंगी। ठीक है। तो उसमें क्या है, इस तरीके से पकड़ेंगे या फिर हम उसे इस तरीके से पकड़ेंगे, ताकि वो क्या है, गंदी ना हो, क्योंकि ग्लास है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, हाथ पे डस्ट लगी हो सकती है। ठीक है। तो उस कवर स्लिप उसको लिया हमने, ग्लास स्लाइड को लिया, और डाइसेक्टिंग नीडल या फिर ब्रश की हेल्प से, एक चीज क्या यूज होगी यहाँ पे, ब्रश, जो पेंट ब्रश होती है ना आपकी, पेंट करते हैं, ड्राइंग वाली पेंट, ऐसे नहीं घर वाली पेंट वाली नहीं, वो तो बहुत बड़ी होती है। हाँ, छोटी यूज करेंगे। तो उसकी हेल्प से हम क्या है, जो हमने वॉच ग्लास में डाल लिया था उससे रिमूव करेंगे, उससे रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्लास स्लाइड पे हम एक ड्रॉप वाटर का डालेंगे, और उसके बाद अपनी फोर्सेप से, फोर्सेप या फिर ब्रश की हेल्प से उसका जो पील है, अनियन की पील है, उसको वाटर में से निकालेंगे, और इस तरीके से बहुत ही जेंटल तरीके से स्लाइड पे रखेंगे कि ताकि वो फोल्ड ना हो। ठीक है। और उसे आराम से स्प्रेड कर देंगे। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, हम उसको पानी में क्यों डालते हैं, इनिशियली पील को वहां से रिमूव करके, अनियन से रिमूव करके वाटर में क्यों डालते हैं, ताकि वो सूखे ना। अगर सूख गई तो वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वहां से हमने रिमूव किया, थोड़ा सा जो ग्लास स्लाइड में हमने वाटर डाला था उसके ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर रखने के बाद और अच्छे से फैलाएंगे ताकि वो फोल्ड ना हो। उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, एक ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन। ठीक है, एक ड्रॉप आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, जिससे वो क्या है, कलर ले लेगा। आयोडीन सॉल्यूशन से वो कलर ले लेगा। और उसके ऊपर धीरे धीरे, धीरे धीरे हम क्या लगाएंगे, कवर स्लिप लगाएंगे। एक और भी पतली सी क्या होती है, स्लिप होती है, कांच की ही होती है वो। उस स्पेसिमेन को, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको हम कवर कर देंगे, जो हमने पील ले रखी थी उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। मान लो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्लास स्लाइड है। ठीक है। इसके ऊपर धीरे धीरे हमने क्या रखा, वो स्पेसिमेन रखा। ठीक है। हाँ, ब्रश की हेल्प से जो हमारा अनियन का पील था ना, वो हमने रखा। ठीक है। उससे पहले हमने थोड़ा सा वाटर डाला था, और वाटर डाल के हमने वो स्पेसिमेन रख दिया ब्रश की हेल्प से। अब ये रखने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, हम कवर स्लिप रख देंगे। क्या रख देंगे, कवर स्लिप रख देंगे ऐसे, ताकि ये स्पेसिमेन क्या है, पूरा कवर हो जाए। आप देख रहे हो यहाँ पे, इसकी थिकनेस कम है और इसकी थिकनेस ज्यादा है। देखो आपको नजर भी नहीं आएगा, अगर मैं ये रख दूं तो आपको नीचे वो पेन की कैप नजर आ रही है, नहीं आ रही। तो कवर स्लिप ऐसा ही काम करता है कि इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेता है। ठीक है। और जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे, ये भी ग्लास का है ना, तो आपको वो अच्छे से दिख भी जाएगा। ठीक है। तो यही किया जाता है। और जब ये कर लिया, तो आपको क्या है, कुछ चीजें ऑब्जर्व होती है माइक्रोस्कोप के अंदर, कुछ चीजें ऑब्जर्व होती हैं, वो क्या कैसी दिखती है, जो आपकी ये है ना, ऐसी ऐसी सेल हमने देखी। ठीक है, ऐसी ऐसी सेल नजर आएंगी, इसके अंदर न्यूक्लियस नजर आएगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नजर आएगा। ठीक है। ये सब चीजें हमें नजर आएंगी, न्यूक्लियस नजर आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं और आपको कैसी दिखेंगी।
इससे हम पील रिमूव की, ठीक है। फिर हमने इसको कहाँ पे डाल लिया, वॉच ग्लास में। और ये आप नीडल देख रहे हैं इधर, ठीक है, वॉच ग्लास में डाल। और ये हमारी क्या है, ग्लास स्लाइड है, जो कि हमने साइड से पकड़ी हुई है ताकि ये गंदी ना हो, ठीक है। ये स्टेप हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें क्या डालना है, आपका आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, ये ले लेंगे, जो इस पे हमने जेंटली बहुत अच्छे तरीके से पील को रखा। फिर हमने आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया ड्रॉपर की हेल्प से। आप एक हाँ, एक और चीज लिख सकते हो कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ड्रॉपर की भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ अभी बोर्ड पे क्या है, ड्रॉपर, ड्रॉपर की भी रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपकी क्या है, यहाँ पे ये कवर स्लिप है, देख रहे हो आप, ग्लास की ही है ये भी, ग्लास की, और धीरे धीरे रख रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखो ये नीडल लगाई हुई है। ये नीडल क्यों लगा रहे हैं हम, ताकि धीरे धीरे स्लाइड नीचे आए, जो ये इसकी कवर स्लिप है धीरे धीरे नीचे आए, एकदम से ना आए। और अगर एकदम से आएगी तो क्या हो जाता है, बबल्स आ जाते हैं। और उन बबल्स को अवॉइड करने के लिए हम धीरे धीरे डाउन करते हैं, ताकि जो हवा, एयर प्रेजेंट है वहां पे, वो क्या है, वहां से रिमूव हो जाए, ठीक है। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे माइक्रोस्कोप के अंडर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पार्ट होते हैं माइक्रोस्कोप के। तो ये इस तरीके की नजर आएगी। इसमें जो ये आउटर लेयर दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये फ्लूइड जो है यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। और इसके अंदर एक ये नजर आ रहा है, हाँ जी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या होंगी, ऑब्जर्व होंगी। तो हम रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि जो बेसिक यूनिट है बल्ब की, वो क्या है, आपकी सेल है। और यहाँ पे आपने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा, सेंट्रल वैक्यूल्स देखे, साइटोप्लाज्म देखा, सेल वॉल देखी, और सेल मेम्ब्रेन देखी। तो ये इतने ज्यादा मैग्निफिकेशन के उसमें नहीं देखा गया है माइक्रोस्कोप में, इसलिए यहाँ पे कम लेवलिंग आपको दिखाई गई है। जितने ज्यादा मैग्निफिकेशन पे देखेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। तो आप प्रोसीजर आपने लिख दिया, प्रोसीजर तो लिख दिया। दो चीजें और होती है प्रोसीजर के बाद, क्या आती है, यहाँ पे हम लिखेंगे हमने क्या क्या किया, ठीक है। उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। क्या आती है, ऑब्जर्वेशन, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। आपने उसमें न्यूक्लियस देखा, सेल वॉल देखी, ये सब चीजें देखी ना। जो जो आपने ऑब्जर्व किया वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब आता है प्री क्वेश्चन। प्री क्वेश्चन, प्री क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कि हमें उसे बहुत ज्यादा टाइम के लिए ड्राई नहीं छोड़ना है पील को, हमें स्लाइड को साइड से पकड़ना है, बहुत ज्यादा आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं डालना है, कवर स्लिप को धीरे धीरे से नीचे डाउन करना ताकि बबल्स ना आए। ये हम क्या करेंगे, सावधानियां बरतेंगे। तो इसमें कोई रटने वाली तो बात है नहीं, अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको चीजें याद रह जाएंगी कि भाई अगर मैंने ये गलती कर दी तो मेरी ये स्लाइड क्या है, खराब हो जाएगी। तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, आप रिजल्ट देखेंगे, जो कि मैंने आपको भी दिखा भी दिया था। रिजल्ट में कि हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया वही बातें लिखनी है, फाइनल रिजल्ट जो है हमें वो तैयार करना होता है। तो इतना आपको समझ आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे, लेकिन लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जितना हम पढ़ चुके हैं तुरंत उतना का उतना क्या हो जाना चाहिए, आपका याद, हाँ, हो जाना चाहिए। और नोटबुक को, अपने हथियारों को साथ में लेके बैठा करो। जंग के मैदान में अगर आप ऐसे ही कूदोगे तो क्या होगा, बिना हथियारों के सरवाइव कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी जंग के मैदान में आए, अपने हथियार साथ लेके आए, ओके। तो आज की क्लास में कोई डाउट, या फिर कल वाली क्लास में कोई डाउट, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे, बाहर बाहर नहीं घूमेंगे, अपनी डाइट का अच्छे से
ध्यान रखेंगे। ओके।